सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले यूनिट 6 में हमने लास्ट में स्टेट एंड एसोसिएशन कवर नहीं किया था, जिसमें हम स्टेट और सिविल सोसाइटी के बीच में क्या डिफरेंस है, स्टेट और सोसाइटी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में मैं यूनिट 6 स्टार्ट कर दी थी, तो जिसने नहीं देखा है आप देख लेना। ऑल्सो मेरा पेन टैब ख़राब हो गया है, सो आई विल ट्राई कि आज मैं ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगी, बट हाँ हाईलाइट करके जितना समझा सकती हूँ समझा दूँगी। सो लेट्स बिगिन। तो हमने पिछले लेक्चर में, जैसे आपने पता होगा, तो हमने यहाँ तक ये सब चीज़ें कवर की थी। बेसिकली हमने देखा था कि स्टेट क्या होता है और उसके एलिमेंट्स पढ़े थे, 5 एलिमेंट्स। ठीक है, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी एंड ऑल दैट स्टफ, लाइक पॉपुलेशन ऑल्सो. So let's begin. And sorry for being inconsistent for a while because of my busy schedule due to PhD and other stuff. So I will try कि हाँ मैं कोशिश करूँगी कि ओपी गाबा जितनी जल्दी हो सके हम सारे चैप्टर्स एक एक करके कवर करें। और जो भी आपके जैसे कमेंट सेक्शन में डाउट्स आते हैं कि जैसे एक का आया था कि ओरिजिन कवर कराना है, डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स थ्योरी एंड ऑल दैट, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। स्टेट एंड सोसाइटी से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बच्चों को तो पॉलिटिकल साइंस के बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते, स्पेशली आई एम होपिंग जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को भी नहीं पता होता है। तो ग्रेजुएशन स्टेट सोसाइटी में आपको ये हेल्पफुल होंगे, आपका एक बेस क्लियर करेंगे, प्लस नेट जेआरएफ की तैयारी अगर आप कर रहे हो तब भी आपके लिए वीडियोज़ जो है हेल्पफुल होंगी। ठीक है, कि आपका बेस क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपके बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो टुडे वी विल यूज़ हाईलाइटर. So the term state is sometimes used synonymously with society. तो हम कभी कभी सोचते हैं कि जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो यानी कि हाँ, स्टेट मतलब हमारा समाज, यानी कि सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ हिंदी में नहीं है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आ जाए. However, such arises from confusion, intentional और unintentional. That's not a इतना important लाइन नहीं है। हाँ, कि कुछ लोग जानबूझ के सोसाइटी का टर्म यूज़ करते हैं, कोई अनइंटेंशनली भी स्टेट और सोसाइटी को सिनोनिमसली यूज़ करते हैं. देन अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी इज़ डिज़ायरेबल. तो ज़रूरी है कि हम आज के लेक्चर में ज़रूर से समझें कि स्टेट और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है. ठीक है, साइंटिफिक प्रिसिशन के मामले में भी इसको समझना इंपॉर्टेंट है. प्लस हमें स्टेट और सोसाइटी का डिफरेंस किस चीज़ के लिए समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि जो इंडिविजुअल है वो एक डिफरेंस समझ पाए कि एब्सोल्यूट स्टेट होता है, एक अथॉरिटेरियन स्टेट होता है और एक टोटलिटेरियन रूल होता है. ठीक है, तो इसके बीच का भी डिफरेंस आपको तभी समझ आएगा जब आपको स्टेट और सोसाइटी के बीच का डिफरेंस समझ आएगा. ठीक है, अब आप इसका अथॉरिटेरियन क्या होता है, एक तंत्र राज्य बोल सकते हो, या टोटलिटेरियन जैसे हिटलर वाला, एब्सोल्यूटली जहाँ पे एक तरीके से सिर्फ एक तंत्र बोल सकते हैं हम उसको, एक जैसे मतलब बहुत नेगेटिव सेंस में जाती हैं ये तीनों टर्म्स. ठीक है, वैसे स्टेट होते हैं. तो इसका हिंदी आप खुद भी देख सकते हो, इतना वो नहीं है. देन द स्टेट इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज सोसाइटी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड. तो स्टेट क्या है, स्टेट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो आप ऐसा मान के चलो एक ये स्टेट है और स्टेट के अंदर एक छोटा सर्कल जो है वो सोसाइटी है. ठीक है, तो हम स्टेट और सोसाइटी इस मामले में अलग है. स्टेट क्या है, स्टेट एक तरीके की ऐसी सोसाइटी है जो कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज है. तो जब हम स्टेट वर्ड यूज़ करते हैं मतलब हम पॉलिटिकल सेंस में यूज़ करते हैं, वेयर जब हम सोसाइटी वर्ड यूज़ करते हैं तो हम सोशल सेंस में भी यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक सेंस में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन स्टेट ज़्यादातर हम पॉलिटिकल सेंस में यूज़ करते हैं, तो ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है, राजनीतिक तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्टेट का, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो कि पॉलिटिकली अवेयर हो, मतलब पॉलिटिकल डायमेंशंस जितने भी हैं, राजनीतिक डायमेंशंस जो है, ठीक है, वो सारे स्टेट का पार्ट होंगे. सो एज आई टोल्ड यू मेरे पास पेन टैब नहीं है, सो आई एम ट्राइंग कि मैं खुद अपने इसी से लिख रही हूँ कीबोर्ड से जैसे तैसे. देन सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स विच फुलफिल्स ऑल देयर नीड्स ऑफ लाइफ. वेर सोसाइटी कैसे अलग है इससे, स्टेट से, कि सोसाइटी क्या होता है कि वो जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक. ग्रेव यानी कि जब हम मर जाते हैं तो ग्रेव हमें दफना दिया जाता है, और क्रैडल मतलब जब बच्चा पैदा होता है. तो जो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हम सोसाइटी का, समाज का हिस्सा है,
क्योंकि समाज का कब शुरू होता है, जब आपके पैदा होने से आपके मरने तक वो समाज का हिस्सा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप समाज का हिस्सा हो तो आप मतलब स्टेट का भी हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, क्योंकि स्टेट इज़ अ बिगर सर्कल। जब अगर आपने सिलॉजिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगा ये सर्कल क्या है, ठीक है। द स्टेट फुलफिल्स देयर पर्टिकुलर नीड ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे ही स्टेट का एक मोटा मोटा समझे तो स्टेट जो है हमारी सिर्फ एक ही आवश्यकता को पूरा करता है, वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। वेयर सोसाइटी हमारी सारी लाइफ की नीड्स को पूरी करती है, बट स्टेट सिर्फ हमारी पॉलिटिकल नीड्स को पूरा करता है, ठीक है। जैसे उसमें हमारे क्या आ जाते हैं, हमारे लॉज, और जो सरकार हमारे लिए डिसीजंस ले रही है, हमें उस लॉज का पालन करना है, तो वो स्टेट का पार्ट होंगे। ऑर्डर और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट का काम है। कॉमन सर्विसेज जैसे हमें हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, स्कूल शिक्षा मिले, ठीक है, तो ये सारा स्टेट प्रोवाइड करता है। और सोसाइटी क्या है, सोसाइटी जो है एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स होते हैं, हर सोसाइटी के कुछ रेगुलेशंस होते हैं, और एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। ऐसा तो क्या मैम स्टेट में अथॉरिटी नहीं होती, स्टेट में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते? स्टेट में भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लॉज एंड डिसीजंस होते हैं। स्टेट में भी एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो सारे डिसीजन लेती है, जैसे हमारे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। तो सोसाइटी में भी होता होगा, है ना। लेकिन ये दो कैसे अलग अलग है, फिर अभी तक समझते हैं। ओनली देन डज इट क्वालिफाई फॉर बीइंग अ स्टेट। तो यहाँ पे ये जो ऑथर है ओपी गाबा, ये बोल रहे हैं कि जब सोसाइटी जो है उसके रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा गवर्न की जाती है, तो ज़रूरी है कि जब सोसाइटी में ये रूल्स एंड रेगुलेशन हो और तभी वो सोसाइटी स्टेट का पार्ट कहलाई जाएगी। क्या ये ज़रूरी है? सो आगे देखते हैं। सोसाइटी बाइंड्स मैन इनटू मल्टीफेरियस रिलेशनशिप्स। ऑल सच मल्टीफेरियस मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं एक सोसाइटी में हमारे। ऐसा नहीं, हम समाज का पार्ट है तो समाज में हम अलग अलग लोगों से अलग अलग स्टेट मतलब अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। देन वो स्टेट के डोमेन का हिस्सा है, मतलब स्टेट में एक बड़ा कॉन्सेप्ट और उसके अंदर सोसाइटी। अब हमारे उसमें सोशल रिलेशनशिप्स भी आ जाएंगे, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वो हमारी ज़रूरत के ऊपर होता है। हमारे कुछ कस्टम्स में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम इस्लामिक कस्टम की बात करें तो वहाँ पे कज़न्स से आपस में शादी हो जाती है। और हमारे कस्टम की बात करें तो हम अपनी जाति में ही शादी करते हैं, है ना। तो ऐसे सबके अलग अलग कस्टम होते हैं। तो वैसे मोरालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट्स, इवन कॉन्ट्रैक्ट। तो सोसाइटी जो है उसके कस्टम्स जो है अलग अलग हो सकते हैं। मतलब एक समाज, एक राज्य है, राज्य के अंदर बहुत सारी सोसाइटी है, हर सोसाइटी का अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हर सोसाइटी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर किसी के पास होती है। ये छोटी छोटी जो मैं सर्कल बना रही हूँ वो सोसाइटीज़ है। और स्टेट मान लो जैसे इंडिया इज़ अ स्टेट, ठीक है, और इंडिया के अंदर जो बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग राज्य हैं या ट्राइबल एरियाज़ हैं, वो सोसाइटी मान लो। तो अब इसको और अच्छे से समझ आ गया होगा। देन सोशल रिलेशंस कवर अ लार्ज वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। अब उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं ह्यूमन लाइफ की नीड्स को पूरा करने के लिए। फिजिकल नीड्स होती है, इमोशनल नीड्स है, इंटेलेक्चुअल नीड्स है, हमारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नीड्स भी होती हैं, राइट। और सोसाइटी जो है वो स्टेट के साथ हम क्यों एक साथ जोड़ के पढ़ते हैं स्टेट और सोसाइटी को, क्योंकि सोसाइटी स्टेट का हिस्सा है, इसलिए हम इसको कभी कभी एक साथ भी पढ़ते हैं कोइंसाइड करके। व्हेन सोसाइटी टेक्स द फॉर्म ऑफ अ नेशन, क्योंकि छोटी छोटी सोसाइटी से मिलके, ठीक है, क्या बना, स्टेट बना, ठीक है। दस इंडियन सोसाइटी एंड द इंडियन स्टेट डिनोट, मैंने बोला इंडिया एक इंडियन सोसाइटी बोलते हैं और इंडिया को हम स्टेट बोलते हैं, क्यों? डिनोट्स एसोसिएशन ऑफ द सेम सेट ऑफ पर्सन्स। एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा होगा, सेम सेट ऑफ पर्सन, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में भी वही लोग आते हैं जो कि राज्य का हिस्सा है, राज्य में भी वही लोग आते हैं जो कि सोसाइटी का हिस्सा है। अगर आप जो हो, जो भी आपका नाम XYZ है, जैसे मैं विशाली, सो मैं सोसाइटी का भी हिस्सा हूँ, मैं, ठीक है, अपने समाज का भी हिस्सा हूँ और साथ ही साथ में इंडिया एज अ स्टेट का भी हिस्सा हूँ। तो इसमें बस वही बात लिखा हुआ है, सेम सेट ऑफ पर्सन सोसाइटी में भी होते हैं, स्टेट में भी होते हैं, बस अलग अलग तरीके से वो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने आपको बताया कि स्टेट जो है थोड़ा पॉलिटिकल रहता है और सोसाइटी में हर तरीके की चीज़ें आती हैं, स्टेट में बस पॉलिटिकल नीड्स आती हैं। देयर कैन बी अ सोसाइटी विद इन द स्टेट सच एज विलेज कम्युनिटी। तो मैंने जैसे बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं ना ये वाले, तो ये क्या है, विलेज कम्युनिटीज़ का। इसमें ओपी गाबा ने एग्जाम्पल दिया कि मान लो छोटी छोटी विलेजेस हैं, तो जो छोटे छोटे विलेजेस हैं वो क्या है, स्टेट का ही हिस्सा है, लेकिन वो स्टेट नहीं है, वो सोसाइटी होंगे। हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे कलीग्स, ये सब क्या किसका हिस्सा होंगे, ठीक है, ये स्टेट का आपके स्टेट का ही हिस्सा है ये सारे, ठीक है, लेकिन ये आपकी सोसाइटी का भी पार्ट है,
ठीक है। दस यू कैन हैव फ्रेंड्स, रिलेटिव, एक्विटेंसेस, सिंपथाइजर्स एक्सेट्रा बियॉन्ड द नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ योर स्टेट। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, अब स्टेट तो नहीं बोलेगा ना कि आप किसको फ्रेंड बनाओगे, आप किसको फ्रेंड बनाओगे, किसको नहीं बनाओगे, कौन आपके कलीग्स होंगे, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो वो स्टेट की बाउंड्री में नहीं आता, मतलब वो स्टेट का आप हिस्सा हो, आपके फ्रेंड्स कलीग भी, लेकिन वो स्टेट नहीं डिसाइड करता, तो इसलिए वो स्टेट के फ्रंटियर के बियॉन्ड है। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं देन प्रिमिटिव ट्राइब्स। प्रिमिटिव ट्राइब्स कौन सी होती थी, अगर किसी ने कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी है, जो एकदम शुरुआत में जब स्टेट नहीं बना था उस टाइम पे जो लोग रहते थे वो कैसे अपनी रेगुलेशन नीड्स को पूरा करते थे, तो वो प्रिमिटिव ट्राइब्स होती है। प्रिमिटिव मतलब जो सबसे पहले आता है प्राइम पे, ठीक है, सबसे ऊपर, ठीक है। तो जब स्टेट नहीं बना था तो कुछ ट्राइबल लोग होते होंगे, आपस में रहते होंगे, वो उन सब ने फिर धीरे धीरे फैमिली बनाया, एसोसिएशन बनाया, फिर एक विलेज का शुरुआत किया और धीरे धीरे स्टेट बना, राइट। तो प्रिमिटिव टाइप सोसाइटी थी। सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द आइडिया ऑफ द स्टेट, ठीक है। यहाँ पे स्टेट के आइडिया के अवेयर नहीं थे, क्योंकि उस टाइम उनको रियलाइजेशन नहीं था कि हाँ स्टेट नाम का भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। उन्होंने अभी अभी मतलब जिससे आप मान सकते हो हमारे आदि मानव टाइप्स, ठीक है। तो स्टेट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ अ सोसाइटी, ये मैंने आपको बता दिया। सोसाइटी छोटी छोटी सोसाइटी से मिलकर स्टेट बना है। सोसाइटी जो है हमारा प्राइमरी एसोसिएशन है। तो कितनी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेट इज अ प्राइमरी एसोसिएशन और सोसाइटी, तो अब आप भूलोगे नहीं। क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि सोसाइटी पहले आई, स्टेट बाद में आया। तो सोसाइटी हमारे लिए प्राइमरी एसोसिएशन होगी, ठीक है, ना कि स्टेट। इट इज अ सोसाइटी विच चूजेज द पैटर्न ऑफ इट्स पॉलिटिकल ग्रुपिंग, ठीक है। अच्छा, किसने बोला है कि स्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन और स्टेट इज अ प्राइमरी एसोसिएशन, कैसे, किसने बोला है, प्लेटो या एरिस्टोटल में से किसी ने बोला है ना, तो कमेंट सेक्शन में बताना। विच चूजेज द पैटर्न ऑफ इट्स पॉलिटिकल ग्रुपिंग, और सोसाइटी डिसाइड करती है कि हमारा पॉलिटिक्स कैसा होगा, ठीक है। तो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है पॉलिटिकल ग्रुपिंग का पैटर्न। स्टेट्स में भी क्रिएटेड, ऑल्टर और डिजॉल्व, स्टेट्स जो है बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे हम अलग अलग राज्य यहाँ पे, लेकिन राज्यों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टेट्स को बनाया जा सकता है, स्टेट को ऑल्टर किया जा सकता है और स्टेट को डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सोसाइटी जो है वो हमेशा के लिए सेम रहती है और वो चलती रहती है, कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कौन सी स्टेट की बात कर रही हूँ, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सब की बात कर रही हूँ? नहीं, मैं यहाँ पे स्टेट का मतलब ये इसकी राज्य की बात, मतलब ये वाले राज्य की बात नहीं कर रही हूँ जो हमारे इंडिया में राज्य है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अथॉरिटेरियन स्टेट होता है, जैसे टोटालिटेरियन स्टेट होता है, या डेमोक्रेटिक स्टेट है जैसे इंडिया में, ठीक है, लोकतांत्रिक राज्य। तो ये इन स्टेट्स की बात कर रही हूँ। तो स्टेट का जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन बदलेगा, ठीक है, पॉलिटिकल फॉर्मेशन बदलेगा तो स्टेट भी बदलेगा, लेकिन सोसाइटी तो वही रहेगी, सोसाइटी के समाज के लोग वही रहेंगे, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन आगे, जैसे जैसे उनकी थिंकिंग बदलेगी वैसे वैसे स्टेट जो है एक नया रूप लेता जाएगा। जैसे अगर हम शुरुआत में मान लो मोनार्की थी, राजाओं का शासन था, ठीक है, मोनार्कियल स्टेट था, एक तंत्र था। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने ऑलिगार्की आई तो ऑलिगार्कियल स्टेट हो गया। अब धीरे धीरे और आगे हम बढ़े तो डेमोक्रेटिक स्टेट आया। तो ये क्या हुआ, स्टेट बदलता जा रहा है लेकिन सोसाइटी वही है, सोसाइटी अपने आप में प्रोग्रेस कर रही है, आप बोल सकते हो। मैन कैन लिव विदाउट अ स्टेट बट नॉट विदाउट सोसाइटी, हम समाज के बिना नहीं रह सकते पर हम राज्य के बिना रह सकते हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मैन इज डिस्क्राइब्ड एज अ सोशल एनिमल। अच्छा, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल किसने बोला है फिर, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है बाय नेचर, क्योंकि उसको आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई चाहिए। क्या आप अभी खुद सोचो, आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रह लोगे, लेकिन फिर आपको कोई चाहिए ना बात करने के लिए, जिसके साथ आप गेट अलॉन्ग हो सको, आप घूम सको, अपनी फैमिली, चाहे फिर वो फैमिली क्यों ना हो, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ अ स्टेट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन भी एक अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। तो सिविलाइजेशन होता है, जैसे इंडस वाली सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो पूरा का पूरा एक वो सिविलाइजेशन होता है। अब मैम सिविलाइजेशन और फिर स्टेट में क्या डिफरेंस है, क्या सिविलाइजेशन भी सोसाइटी होती है? नहीं। तो सिविलाइजेशन आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं सभ्यता या हमारी संस्कृति, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है वो बनी रहती है ना, या फिर कोई ऐसा थॉट प्रोसेस आप बोल सकते हो। सिविलाइजेशन एक बेसिकली ज़्यादातर एक हम आइडिया की तरह देखते हैं कि जहाँ पे उस टाइम पे कैसे थॉट्स प्रिवेल कर रहे थे। तो थॉट हो गया, आपके मैनर्स, आपके टेस्ट जो भी है,
ठीक है, आप जो सोशल डेवलपमेंट जो हो रही है उस टाइम पे, ठीक है, तो वो हो गया हमारा सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता कैसी चल रही है उस टाइम से। ठीक है, तो विच फॉर्म इज अ सब्जेक्ट टू चेंज विद द एडवांस ऑफ सिविलाइजेशन। अब जब जैसे जैसे सब हमारी सभ्यता संस्कृति में बदलाव आता है तो स्टेट में भी बदलाव आता है, यही सारी बात यहाँ लिखी हुई है। RM मैक्लेवर की बुक है द मॉडर्न स्टेट, 1926 में लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक फ्रॉम द नेट GRF पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर आप ये अपनी बुक को, अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेड के बच्चे हो, ठीक है, तो आप अपने आंसर में इन थिंकर का नाम मेंशन कर सकते हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा और पॉजिटिव मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो मैं अपने बच्चों को जब भी अपना आंसर राइटिंग करने के लिए बोलती हूँ, जैसे कि एज यू नो मैं DU में पढ़ाती हूँ, सो वहाँ पे भी आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि हमेशा अपने थिंकर्स और उनकी बुक्स का नाम मेंशन करो और देन उनके आइडियाज़ का नाम मेंशन करो, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा। ठीक है, देयर आर सोशल फॉर्म्स लाइक फैमिली और चर्च और क्लब। अब ये कौन बोल रहा है? ये मैक्लेवर जी बोल रहे हैं कि बहुत सारी सोशल फॉर्म्स होते हैं, जैसे फैमिली है, चर्च है, क्लब है, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सोसाइटी का हिस्सा है और आप इसमें उसका एक पार्ट हो। ठीक है, विच ओ नाइदर देयर ओरिजिन नॉट देयर इंस्पिरेशन टू द स्टेट। जिनका ओरिजिन स्टेट से तो नहीं हुआ है। क्या आपको लगता था कि पहले एक राज्य था, फिर राज्य ने बोला कि ऐसी फैमिली बनाओ, ऐसा चर्च रखो? ऐसा तो नहीं था। एंड सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम और कंपटीशन विच द स्टेट में प्रोटेक्ट और मॉडिफाई। और ना ही ऐसा है कि जो स्टेट है, यानी कि जो हमारा राज्य है, वो हमारे कस्टम, हमारे कॉम्पिटिशन्स को भी वो डिटरमाइन नहीं कर सकता। हमारे पास खुद का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि हम फ्रीडम टू चूज है, हम कौन सा कल्चर लेना चाहते हैं। ठीक है, बट सर्टेनली डज नॉट क्रिएट एंड सोशल मॉड। और ये हमें क्रिएट नहीं करता, मतलब हमारे कस्टम, हमारा कंपटीशन कैसा होगा, हमारे क्या चीज़ें होंगी, ये हाँ स्टेट उनको प्रोटेक्ट जरूर करता है, लेकिन वो हम क्रिएशन तो हम उसका खुद ही करते हैं। राइट, सोशल मोटिव्स जैसे फ्रेंडशिप है, जेलसी विच एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप्स टू इंटीमेट एंड इंटीमेट रिलेशनशिप्स बेसिकली, एंड पर्सनल, या फिर हमारे पर्सनल जो रिलेशनशिप्स है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल बाय सोसाइटी, आई गेस। राइट, एक सेकेंड। हाँ, कंट्रोल बाय द स्टेट। हाँ, स्टेट, सॉरी, कंट्रोल स्टेट करता है, लेकिन अब बनाते हम है, सोसाइटी बनाती है। तो स्टेट एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स को सोसाइटी में, जितने भी एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स हैं उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आपको ये डिफरेंस समझ आ गया। फिर अब पढ़ते हैं स्टेट और सिविल सोसाइटी के बीच का डिफरेंस क्या है। यहाँ पे भी वही सारी बातें लिखी हुई हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो अगर हाँ, एक बार हम एक लास्ट ये भी देख लेते हैं दोबारा से, कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हम सोसाइटी को ज़्यादा ओ करते हैं या स्टेट को, मतलब हमारा झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा होना चाहिए, अपने समाज के प्रति या हमारे राज्य के प्रति, तो इसमें आंसर है हमारी सोसाइटी के प्रति। लेकिन कभी कभी स्टेट इतना पावरफुल हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि मतलब जो सरकार बनती है वो इतनी अथॉरिटेटिव हो जाती है कि वो लोगों को सब ऑर्डिनेट करना लग जाती है, मतलब उसको कंट्रोल करने लग जाती है। और तब एक डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि हमें स्टेट की सारी बातें माननी पड़ती है। जैसे अगर मान लो आज के टाइम में हिटलर जैसे लोग आ जाएं, तो क्या होगा? हम अब सोसाइटी का हिस्सा रह पाएंगे? नहीं ना, हम फिर हमें स्टेट का पालन करना पड़ेगा। तो उस केस में स्टेट बहुत डोमिनेट हो जाएगा। लेकिन इन जनरल केसेस, जो अगर हम मोरली देखें तो हम सोसाइटीज़ का हिस्सा है, तो हम सोसाइटी में हमारा ज़्यादा, सोसाइटी की तरफ हमारा ज़्यादा कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर हम सोसाइटी अच्छी रख रहे हैं, सोसाइटी को मोरली अच्छा फिट रख रहे हैं, ये इकोनॉमिकली सोशली हम अच्छे से रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली स्टेट भी क्या करेगा? प्रॉस्परस करेगा। बात करते हैं स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। अब बात सिविल सोसाइटी की, तो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी दो होती है। ये आपने ग्राम्स्की में पढ़ा होगा, अगर किसी ने ग्राम्स्की थिंकर पढ़े हैं। तो सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी को कितनी बार को टर्मिनस यूज़ किया जाता है। को टर्मिनस क्या होता है? या इसको वर्ड को तोड़ के देखो, टर्म वर्ड आ रहे हैं इसमें, TERM आ रहा है। ठीक है, तो को टर्मिनस मतलब कि कभी हम पॉलिटिकल सोसाइटी बोल देते हैं और कभी उसको सिविल सोसाइटी भी बोल देते हैं। बहुत लोग करते होंगे जिनको इतनी सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। ठीक है, कभी उनको लगता है कि अच्छा पॉलिटिकल सोसाइटी सिविल सोसाइटी सेम है, चाहे मैं अपनी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जिस समाज में रह रहा हूँ, वो सिविल सोसाइटी भी है और यहाँ हो सकता है वो पॉलिटिकल सोसाइटी भी है, लेकिन अलग अलग होती हैं ये दोनों टर्म्स। द टर्म सिविल सोसाइटी जो है वो कितनी बार एज अ स्टेट यूज़ किया जाता है कि जो राज्य है, राज्य एक सिविल सोसाइटी है। बल्कि अभी मैंने तो बोला कि जो राज्य है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्यों लिखा है कि द टर्म सिविल सोसाइटी वाज अप्लाइड सिनोनिमसली विद द स्टेट? ठीक है, पहले के टाइम पे, बट अंडर द कॉम्प्लेक्स कंडीशन ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटी। लेकिन आज के टाइम के अगर मद्देनजर देखें तो सिविल सोसाइटी एकदम अलग फीचर्स होते हैं सिविल सोसाइटी के। ठीक है,
स्टेट के जैसे फीचर्स नहीं होते। तो इनिशियली अगर बात करें रोमन थिंकर्स की, जैसे मार्कस टुलियस सिसारो, ठीक है, सिसारो लिखो काफ़ी है, इतना बड़ा आप ध्यान करने की जरूरत है, मेन इनका ये है, इनका सरनेम से ये पॉपुलर है, रोमन थिंकर है। और उन्होंने सिविल सोसाइटी टर्म यूज़ किया था इन द सेंस ऑफ द स्टेट इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। तो सबसे पहले जो राज्य शब्द नहीं आया था, जब यह राज्य का आइडिया नहीं था, तो उस टाइम पे ये जो रोमन थिंकर्स थे उस फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, तो वो सिविल सोसाइटी बोला जाता था उनको, ठीक है, स्टेट नहीं बोला जाता था। बट इन दिस व्यू इट वॉज नॉट मेयरली द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। अब ये सिविल सोसाइटी का मतलब ये नहीं था कि सिविल सोसाइटी मतलब जो स्टेट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको बताया, जैसा मैंने आपको बताया ना, इंटीमेट रिलेशन, पर्सनल रिलेशन, फैमिली, कलीग्स, ये सब सोसाइटी का पार्ट होते हैं, लेकिन जो बाहरी तौर पे हमें दिखता है वो स्टेट का पार्ट होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि सिविल सोसाइटी में भी हम सिर्फ स्टेट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को कंसिडर कर रहे थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस। नो, सिविल सोसाइटी का मतलब उस टाइम पे ये था कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जो लोग हैं वो एक साथ रह रहे हैं एज अ सिटीजन, ठीक है, एज अ नागरिक, उस राज्य के नागरिक होने के नाते वो एक साथ रह रहे हैं और सिविल लॉज को फॉलो कर रहे हैं। अबाइड मतलब होता है फॉलो करना, मानना, ओबे करना। एंड लेड अ सिविलाइज कल्चर्ड एंड डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है, बोलते हैं ना कि सिविल पीपल है, सिविलाइज्ड पीपल है। सिविलाइज्ड मतलब जो थोड़े डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, जिनको समझ है रहन सहन की, ठीक है, जो मतलब ऐसा बोल लो कि मोरली अच्छे होते हैं बेसिकली, ठीक है, कैसे रहना है सोसाइटी में, कैसा एक सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो सिविल लॉज का पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि गुंडागर्दी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, वो सिविल पीपल नहीं, सिविलाइज्ड पीपल नहीं बोल सकते हम उनको, ठीक है, जो एक मोरली, एथिकली, इंटेलेक्चुअली, पॉलिटिकली, सोशली सब डेवलप हो चुके हैं उनका माइंड, ऐसे सिटीजन जो मेंबर्स जो एक साथ रह रहे हैं, कल्चरल और डिग्निफाइड, एक मतलब रिस्पेक्ट की जिंदगी जी रहे हैं, वो हम सिविलाइज सोसाइटी का पार्ट होते हैं। द बार्बेरियन कम्युनिटीज, बार्बेरियन कौन होते हैं? जो बाहर के आए हुए, फॉरनर। अब फॉरनर मतलब ये नहीं कि जो अमेरिका इंग्लैंड से आया, फॉरनर मतलब कि ऐसे जो लोग आपकी बस आपकी जाति के नहीं है, आपके स्टेट के नहीं है, वो आप बारबेरियन बोलोगे, ठीक है। इवन अगर कोई स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में होंगे, जो ट्राइबल पीपल होंगे, ठीक है, तो अगर उनके बाहर से उनके गांव में कोई आ जाए तो वो उनके लिए क्या है? बारबेरियन है, चाहे वो है इंडियन, लेकिन वो क्योंकि उनसे बाहर से आया तो उसको बारबेरियन बोलते हैं। तो आउटसाइडर्स डिड नॉट क्वालिफाई टू डिस्क्राइब एज सिविल सोसाइटीज। तो वो बोलते हैं कि जो बारबेरियन कम्युनिटीज़ है, जो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, उनको हम सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं मानते, ऐसा रोम में बोला जाता था, ठीक है। और ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो सिसारो ने दिया, जो आप अपने आंसर में डाल सकते हो। फिर 17th सेंचुरी में क्या हुआ? 17th सेंचुरी में आए हमारे जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने सिविल सोसाइटी को पॉलिटिकल सोसाइटी के साथ इक्वेट कर दिया। इक्वेट मतलब उन्होंने इक्वल कर दिया दोनों को। बोला जो सिविल पॉलिटिकल सोसाइटी है वो ही सिविल सोसाइटी है। तो पॉलिटिकल इज इक्वल टू सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी है मतलब सिविल सोसाइटी होगी। तो ज़रूरी है क्या, आप आज के टाइम पे सोचो, जो पॉलिटिकल सोसाइटी है जहाँ पे हमारी राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी हमें मिला हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हमारे नेचुरल राइट्स जो है, 3 नेचुरल राइट्स जॉन लॉक ने जो दिए थे, सबको पता होगा। नहीं पता तो अगर आप ग्रेजुएशन के बच्चे हो, पहली बार पढ़ रहे हो जॉन लॉक का नाम, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर ऑफ 17th सेंचुरी, इंग्लिश फिलोसफर, इंग्लैंड के हैं। एंड इन्होंने 3 नेचुरल राइट्स दिए हैं जो आपको हमेशा गांठ बांध लेनी है अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में कुछ अच्छा करना चाहते हो। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 3 नेचुरल राइट्स उन्होंने बताए। और ये बोला कि जब हम सिविल सोसाइटी का पार्ट बनते हैं तो ये 3 नेचुरल राइट्स हम अपने साथ लेकर आते हैं, ठीक है। और हमने सरकार क्यों बनाई है? सरकार हमने इसलिए बनाई है ताकि वो जो सरकार है वो हमारे इन 3 राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। 10 सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो एक डिसिप्लिन, ऑर्डर और सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करना जानती है फॉर द ह्यूमन कम्युनिटी। समझ गए? ऑर्डर, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन वाली सोसाइटी। और 18th सेंचुरी में हमारे आते हैं जीन जैक्वस रूसो। रूसो बोलो, नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा ऐसा वाला। सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी भी, अब इनको भी ये लगता था जॉन लॉक की तरह, देखो दोनों में जे आ रहा है, जॉन लॉक और जेन जैक्वस रूसो, ठीक है। तो लॉक और रूसो, लॉक रूसो, लॉक रूसो। तो जो लॉक था, ऐसा मान लो एक बच्चा था, उसको किसी ने लॉक, मतलब बच्चे को हमने लॉक कर दिया एक कमरे में, और वो रो रहा है, तो रो से रो रहा है, तो रो से आपको रूसो याद आ जाएगा। और लॉक क्यों रो रहा था? वो क्योंकि उसको ताला लगा दिया था, लॉक कर दिया था। ये ताला बना देती हूँ मैं, ऐसा कुछ होता है ना, हाँ। तो ये लग रहा है, पता नहीं कब लग रहा है ज़्यादा, तो पर पेन टैब नहीं है, सो ऐसे ही बना। तो ये लॉक लगा दिया, ठीक है, तो वो रो रहा है। तो लॉक और रूसो का दोनों का सेम विचार कि सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी इक्को ही गल है, सेम है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर अ लीगल इक्वालिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स। वो बात करते हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो
लीगली लीगली इक्वल है, मतलब लीगली यानी कि लॉफुली, लॉ के सामने, कानून के सामने सब समान है, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हु डज बिकम इक्वल इन द आई ऑफ लॉ इन स्पाइट ऑफ देयर नेचुरल डिफरेंसेस। नेचुरल डिफरेंसेस क्या हो गए? नेचुरल डिफरेंसेस यानी कि गरीब अमीर, वो नेचुरल होता है? नहीं, नेचुरल होता है हमारा जेंडर, ठीक है, सेक्स, ठीक है, फीमेल, पुअर पैदा हुए हो तो उसमें आपकी गलती नहीं, आप दिव्यांग हो बेसिकली, ठीक है, या आप दूसरों से कंपैरेटिवली कम, मतलब ऐसे आप फिजिकली डिसेबल हो या कुछ भी, ठीक है, जो नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं, हाइट वगैरह, ठीक है, तो जिसको आप बदल नहीं सकते। उसके उसके अलावा आप किसी भी कास्ट में भी बिलोंग करते हो, क्योंकि नेचुरल डिफरेंसेस में कास्ट भी आ जाएगा, क्योंकि आप पैदा हुए, आप किसी कास्ट में पैदा हुए तो अब आपके हाथ में नहीं था, वो नेचुरली आपको वो कास्ट मिली, ठीक है। लेकिन लॉ के नज़रों में सब इक्वल है, ऐसा लीगल इक्वालिटी की बात कौन कर रहा है? रूसो। तो कभी भी LE की बात आ जाए तो याद रखना हम लीगल इक्वालिटी रूसो की है। देन बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर की बात करें तो स्टेट ऑफ नेचर जो बात करते हैं हीगल, स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है? एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन इन विच पीपल लिव बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। अब जब भी मैं ये वर्ड यूज़ करूँ अपनी किसी भी रीडिंग में या कहीं पे भी, आपको ये वर्ड बहुत बारी देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर, हॉब्स पढ़ो, लॉक पढ़ो, रूसो पढ़ो, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल तो नहीं, हाँ एरिस्टोटल में भी कुछ कुछ जगह पे है, ठीक है, प्लेटो का स्टेट ऑफ नेचर अलग होता है। तो क्या है, जब भी आपको स्टेट ऑफ नेचर वर्ड दिखे ना, चाहे रॉल्स की रीडिंग्स क्यों ना हो, आपको स्टेट ऑफ नेचर का मतलब पता होना चाहिए कि ऐसा जब राज्य की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले की हाइपोथेटिकल कंडीशन कैसी थी। हाइपोथेटिकल सबको पता है कि मतलब ऐसे सोचते थे कि हाँ ऐसा होता होगा, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी थोड़ा सा। तो जैसे हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर था, हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में क्या था कि सिविल वॉर चल रहा था, ठीक है, तो हॉब्स को लगता था कि सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नास्टी हैं, ब्रूटिश है, सेल्फिश होते हैं, मतलब वो नेगेटिव ह्यूमन नेचर लेकर चलता था। और रूसो का भी ये था, वो रूसो बोलता था कि नहीं, ह्यूमन नेचर काइंड है, सेवेज है, अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन में, मतलब अभी राज्य नहीं बना है, क्योंकि राज्य क्यों बनाया जाता है? कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जिसको हमें कंट्रोल करना होता है, या ह्यूमन बींग हद से ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए अपने सेल्फिश मोटिव के कारण, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको एक डायरेक्शन देने के लिए हम स्टेट बनाते हैं। लेकिन जब राज्य नहीं था, तो राज्य से पहले जो सिचुएशन हुआ करती थी उसको हम बोलते थे स्टेट ऑफ नेचर, कि तब कैसे लोग थे जब राज्य नहीं था। अब हीगल की बात करें तो हीगल भी सिविल सोसाइटी के बहुत बड़े थिंकर हैं, जो हमेशा सिविल सोसाइटी की बात आती है तो हीगल की बात आती है। अब सिविल सोसाइटी को हीगल ने स्टेट से अलग बोला, ये पहले थिंकर है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई स्टेट है, राज्य है, तो जरूरी होगा कि राज्य में जो सोसाइटी होगी वो सिविल सोसाइटी होगी, मतलब वहाँ के लोग डिसिप्लिन होंगे, लॉ एंड ऑर्डर वाले होंगे, इंटेलेक्चुअली डेवलप होंगे, अच्छे से रहते होंगे सब मिलजुल के। पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। अब ये तो कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट मैटर करता है ना। जिनको लगता था कि स्टेट ही सिविल सोसाइटी है, वो हो सकता है इसलिए लगता हो क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ऐसा देखा हो कि हाँ भाई सब अच्छे से रहते हैं, कोई चोर चकारी नहीं है, सिविलाइज्ड पीपल है, अच्छे हैं, मोरल है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो स्टेट है वो सिविल सोसाइटी है। लेकिन जब हीगल आए, हीगल ने बोला नहीं भाई, सिविल सोसाइटी अलग है, स्टेट अलग है। तो वैसे ऐसे बोलते हैं कि दोनों सेम है, विच आर बेस्ड इन यूनिवर्सल इगोइज्म एंड यूनिवर्सल अल्ट्रूजम रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यूनिवर्सल इगोइज्म जो है वो किसके से रिलेटेड है? सोसाइटी से, SO लिख देती हूँ यहाँ, ठीक है। और यूनिवर्सल अल्ट्रूजम, अल्ट्रूजम क्या होता है भाई? एल्ट्रुइज्म जो है ये स्टेट से रिलेटेड है। स्टेट का काम क्या है? सबसे पहले आपको क्या याद आता है जब आप स्टेट की बात करते हो, स्पेशली पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हो, तो क्या आता है? वेलफेयर स्टेट, है ना। तो एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है वेलफेयर करना। ऐसे लोग, ऐसे अच्छे लोग जो अपने से पहले दूसरों की मदद करना जानते हैं, लोगों का समाज कल्याण करना जानते हैं, वेलफेयर पॉलिसीज। तो अब यूनिवर्सल क्या है? मतलब कि स्टेट क्या होगा? पूरे हर जगह पे। एक होता है पर्टिकुलर अल्ट्रूइज्म, कि मतलब कोई सोसाइटी में एक आपने सिर्फ हेल्थ सेक्टर में कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर अल्ट्रूइज्म हो गया कि आपने सिर्फ अपने समाज के लोगों के लिए कर लिया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहीं पे भी रह रही हूँ, दिल्ली में भी किसी एक जगह पे रह रही हूँ, ठीक है, अब जगह नहीं बताऊंगी, सो वहाँ पे रह रही हूँ। तो क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पे रह रही है, जिसमें मैं DU कैंपस के पास ही रहती हूँ, तो मैंने यहाँ किया कि मैंने यहाँ के लोगों के लिए सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया, अपने जितने एफर्ट्स हो सकते थे सब किया, तो वो क्या होगा? पर्टिकुलर अल्ट्रूइज्म होगा, ठीक है, कि मैंने पर्टिकुलर किया। स्टेट तो क्या करता है? स्टेट तो पूरे इंडिया के लिए काम करता है ना,
एग्जाम्पल दे रही हूँ मतलब, तो क्या हो गया वो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ये नहीं कि पूरे यूनिवर्स उसमें समा जाएगा पूरे ग्लोब के लिए, नहीं। यूनिवर्सल मतलब उसका जितना एरिया उस सब के लिए काम करना। तो वो यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म किसका करेक्टरिस्टिक है, किसकी विशेषता है, स्टेट की विशेषता है यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। ठीक है, समाज कल्याण, बेसिकली समाज कल्याण बोले या पूरे हर तरीके हर लेवल पे कल्याण करना। और सिविल सोसाइटी का काम क्या है, सिविल सोसाइटी जो होती है यूनिवर्सल इगोइस्टिक होती है। इगोइस्टिक कौन से लोग होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, उनको नहीं मतलब दूसरों से क्या करना है क्या नहीं, लेकिन वो अपने बारे में सोच रहे हैं। तो यूनिवर्सल इगोइज्म सिविल सोसाइटी का फीचर है। हीगल के अकॉर्डिंग, एक सेकेंड इसको रब करते हैं, सिविल सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी संस्था है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो बाकी सारे इंडिविजुअल्स के साथ डील करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। उसमें उनके फैमिली मेंबर्स को छोड़ के जितने भी अदर इंडिविजुअल्स हैं, मतलब फैमिली तो एक छोटा लेवल हो गया ना, बहुत छोटा, सिविल सोसाइटी एक बड़ा लेवल होता है। तो जितने फैमिली मेंबर्स को छोड़ के जितने भी अदर इंडिविजुअल्स हैं जो हमारे समाज का पार्ट है, ठीक है, उसके साथ जब हम डील करते हैं तो एक सिविल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हीगल है। ठीक है, as means to serve his self interest, that's a major point जो मैंने बोला अभी आपको, egoism वाला। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हम दूसरों के साथ डील करते वक्त अपने बारे में कितना सोचते हैं और दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं। अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रही हूँ, तो मैं मेरा कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है कि हाँ भाई चैनल मोनेटाइज हो गया, मैं पढ़ाऊंगी, मेरे को व्यूज मिलेंगे और मेरे को मतलब वहां से इनकम आना स्टार्ट होगा। तो ये मेरा हो गया सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, सिविल सोसाइटी का पार्ट हूँ कि मैं दूसरों के बारे में तो डील कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, लेकिन अपने सेल्फ इंटरेस्ट से। ठीक है, या मैं अगर डीयू में भी पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे सैलरी मिल रही है। वेयर एज अगर मैं एज अ स्टेट का एग्जाम्पल दूँ और अपना ही एग्जाम्पल दोबारा दूँ, तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, मेरी वजह से किसी का फ़ायदा होगा, कि जब उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। जैसे जब नेट जे वाले बच्चों का रिजल्ट आया और उसमें से 10-15 बच्चों ने मेरे को मैसेज किया कि मैम जे हो गया, 2-3 ने मैसेज किया नेट हो गया, तो मुझे खुशी हुई। तो वो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, कि हाँ मेरे को खुशी मिलती है, मेरे को अगर बच्चे का करियर बन जाएगा आगे जाके तो मुझे अच्छा लगेगा, या मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, चाहे पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये हो गया। देन इट इज़ अ स्पेयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर एन इंडिविजुअल ट्राइज टू नो द नीड ऑफ अदर्स एंड टू सेटिस्फाई दैम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना अभी अपने वाला, कि मैं सेल्फ इंटरेस्ट से पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, या क्यों ताकि मेरे को पैसा मिले, तो वही बात लिखी है कि अगर सिविल सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दूसरों के लिए, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी लाखों का पैकेज होता है, आपको पता है। ठीक है, अब जो वो काम कर रहे हैं उससे कंपनी को फायदा हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट डबल हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनसे कंपनी का प्रॉफिट डबल हो रहा है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं क्या, उनकी खुद की नीड्स भी तो सेटिस्फाई हो रही है। चाहे कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ लेकिन 1 लाख उनको भी मिल रहा है, तो उनकी खुद की नीड्स सेटिस्फाई हो रही है। तो ये सिविल सोसाइटी का पार्ट हम इसको बोलेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, आर्थिक जितने भी एक्टिविटीज़ बोल लो, एक्टिविटीज़ आपको पता ही होगा हिंदी मीडियम में। सो वो अनदर जर्मन फिलोसफर कार्ल मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर कार्ल मार्क्स, जो है हीगल का जो ये डिस्क्रिप्शन है सिविल सोसाइटी का, अब ये हीगल का पॉइंट चल रहा था। अब आप जब भी अपने आंसर में हीगल मेंशन करोगे तो ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि सिविल सोसाइटी के बारे में उन्होंने क्या बोला है। तो अब कार्ल मार्क्स आए और कार्ल मार्क्स से बोला भाई हाँ हीगल जो है सही बोल रहा है, सिविल सोसाइटी ऐसी ही होती है, सेल्फ इंटरेस्टेड होती है, यूनिवर्सल इगोइज्म होता है, उनको सिर्फ अपने नीड्स की पड़ी है। अगर वो दूसरों के लिए काम कर भी रहे हैं तो वो ये सोच के करते हैं कि इसके लिए अगर मैं हेल्प करूंगा तो आगे मेरे को हेल्प होगी। आजकल लोग ऐसा ही कर रहे हैं भाई, अगर मैं दूसरों के लिए काम भी कर रही हूँ ना तो ये सोच के कर रही हूँ, ओ अच्छा आगे ये मेरे को कहीं ना कहीं तो काम आएगा, चलो आज इसकी हेल्प कर देती हूँ, आगे मेरी कभी ये मदद कर देगा। तो वैसा नहीं करना होता है, वैसे तो सेल्फलेस करनी चाहिए, बट वैसे भी, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट हीगल्स। अब उसने हीगल का सिविल सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट किया, लेकिन अब क्या एक्सेप्ट नहीं किया वो आएगा हमारा नेक्स्ट पेज पे। उसने एक्सेप्ट किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड स्टेट, क्योंकि हीगल ने बोला था सिविल सोसाइटी अलग है स्टेट अलग है, लेकिन कार्ल मार्क्स बोलता है ऐसा नहीं है, तुम कैसे बोल रहे हो कि स्टेट जो है यूनिवर्सल अल्ट्रूजम पे है और जो सिविल सोसाइटी है वो बस सिर्फ सेल्फ इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, और स्टेट ही सिर्फ अल्ट्रूजम करता है, सिविल सोसाइटी अल्ट्रूजम मतलब वेलफेयर करता है। तो मार्क्स बिलीव कर ऐसा मानते थे कि एक्चुअल प्रैक्टिस में देखो ना, तुम थ्योरी में देख रहे हो, एक्चुअली क्या है प्रैक्टिकली में, रियलिटी में क्या हो रहा है। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो सिविल सोसाइटी है वो स्टेट को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेट का ही तो हिस्सा है सिविल सोसाइटी। तभी तो मैंने आपको पहले स्टेट और सोसाइटी का मतलब समझाया। तभी तो ऑब्वियसली अगर सोसाइटी स्टेट का हिस्सा है तो सिविल सोसाइटी भी स्टेट का हिस्सा है। तो मतलब अगर बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर सिविल सोसाइटी अच्छी होगी,
ठीक है, पॉजिटिव होगी तो स्टेट भी अच्छा होगा। वेरएस अगर सिविल सोसाइटी में रहने वाले लोग गंदे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टेट भी क्या होगा, बेकार बनेगा, उसमें टोटलिटेरियन टेंडेंसीज आएंगी, स्टेट भी गंदा बन जाएगा। तो ये वो है, ऐसा इनका रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे सिविल सोसाइटी वैसा स्टेट। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे माँ बाप वैसा बच्चा, मतलब माँ बाप अगर बहुत अच्छा संस्कारी हैं, अच्छे हैं, तो वो अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देंगे। और वैसे तो आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हो। इट रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल एज अ सिटीजन एंड कंसिडर्ड इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, सब कानून को एक समान मानते हैं, और जो इंडिविजुअल जो सिविल सोसाइटी का पार्ट है, राज्य उसको एज अ नागरिक मानता है। सिंस द इकोनॉमिक पावर इन द कंटेम्प्रेरी सिविल सोसाइटी वाज इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। अब मार्क्स के टाइम पे क्या था, मार्क्स के टाइम पे जो सिविल सोसाइटी थी, सिविल सोसाइटी में डोमिनेट कौन करते थे, कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, पूंजीवादी लोग। ठीक है, जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते थे। तो मार्क्स ने एक ऐसी सिविल सोसाइटी देखी थी जो कि बेकार थी। क्यों बेकार थी, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट की बात होती थी, कैपिटलिस्ट क्लास थी। ठीक है, वो अगर कुछ भी कानून में भी हेल्प कर रही है ना, तो वैसे मोल्ड कर देगी कि उनको प्रॉफिट हो, चाहे फिर बाकी सारे एक्सप्लॉइट हो, बाकी जाए भाड़ में। वैसा द लॉ ऑल्सो सर्व द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लास। इवन वो बोलते थे कार्ल मार्क्स कि हमारे यहाँ पे तो जो कानून बनते हैं ना, वो भी स्टेट जो बनाता है वो सिविल कैपिटलिस्ट क्लास के फेवर में बनाता है। ठीक है, बेचारे बॉर्जोजीज के लिए गए सब, सॉरी बेचारे गए प्रोलेटरिएट बेचारे थे जो कि वर्किंग क्लास थे। अब आते हैं ग्राम्स्की, जो कि मैंने आपको इसके स्टार्टिंग के में ही बोला कि सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी जब भी बात आती है, एक हीगल और ग्राम्स्की का नाम ज़रूर से आता है। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस माना जाता है। अभी इटालियन मार्क्सिस्ट थे, ठीक है, तो इनका भी आप आइडिया मेंशन कर सकते हो। अब इन्होंने 2 लेवल ऑफ सुपर स्ट्रक्चर बताए कैपिटल सोसाइटी के। पहले तो आप समझ लेना सुपर स्ट्रक्चर क्या है और बेस क्या है। ये मैंने आपको कार्ल मार्क्स का एक वीडियो है मेरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने आपको पूरा समझाया भी हुआ है। जैसे कि यहाँ पे नीचे बेस होता है जहाँ पे सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और ऊपर सुपर स्ट्रक्चर होता है जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली और बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। मतलब इकोनॉमिक नहीं, सॉरी, बेस में इकोनॉमिक होंगी, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं NGOs वगैरह, सिविल सोसाइटी, वो सुपर स्ट्रक्चर का बात होती है। अब ये बोलते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर में भी 2 लेवल है। ये तो कार्ल मार्क्स ने बताया था बेस और सुपर स्ट्रक्चर का, जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। लेकिन ग्राम्स्की ने बोला कि सुपर स्ट्रक्चर में भी 2 लेवल होते हैं। अब कौन से 2 लेवल है? पहला, सिविल सोसाइटी वाज नियर द बेस। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर एक और लाइन बना दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिविल सोसाइटी है C, और यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल सोसाइटी P। ठीक है, अब आप देखना, एक मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। अब जैसे ये वाला देखो आप, तो इसमें देखो जैसे स्टेट है, स्टेट के बाद क्या है, सिविल सोसाइटी और फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो वो बोलते हैं कि जो स्टेट है वो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी दोनों से मिलकर बनता है। मतलब स्टेट इज इक्वल टू सिविल सोसाइटी प्लस पॉलिटिकल सोसाइटी, और ये इंट्रीगल है। ठीक है, तो स्टेट के नीचे सिविल सोसाइटी है, उसमें क्या आ रहा है, एजुकेशन, चर्च, मीडिया एक्सेट्रा। फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो हमारा बेस है। तो ये एंटोनियो ग्राम्स्की का थोड़ा सा मॉडल मैंने आपको दिखा दिया। सो यहाँ पे भी सेम बात लिखी हुई है, जैसे कि सिविल सोसाइटी क्या है, बेस के पास होती है, बेस यानी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और पॉलिटिकल सोसाइटी जो है वो ओवरऑल कंट्रोल करती है। पॉलिटिकल सोसाइटी कौन हो गई, हमारी स्टेट के पास पॉलिटिकल जो पावर होती है। सिविल सोसाइटी में कौन आता है, फैमिली, स्कूल, चर्च। ठीक है, जो विच ट्रांसमिट कैपिटलिस्ट वैल्यू सिस्टम टू द न्यू जनरेशन। अच्छा, अब ये पूंजीवादी जो विचारधारा है वो हमें कहाँ से मिलती है, मतलब आने वाली जनरेशन भी वही सेम कैपिटलिस्ट सिस्टम फॉलो कर रही है। कैपिटलिज्म चलते आ रहा है इतने टाइम से, मार्क्स के टाइम पे। तो वो कैसे आता है, तो वो कहते हैं कि जो फैमिली, स्कूल, चर्च है ना, यही सारी वैल्यूज अपनी नई जनरेशन में डालते हैं। ठीक है, तो सिविल सोसाइटी ही रूट कॉज है इस सब चीज़ों का। और जो पॉलिटिकल सोसाइटी है उसमें क्या आता है, फिर पॉलिटिकल सोसाइटी में आती है हमारी पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स, जेल, मतलब कोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और पॉलिटिकल सोसाइटी क्या करती है, कोएरेशन का इस्तेमाल। कोएरेशन मतलब फोर्स। सिविल सोसाइटी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमाइजेशन है। लेजिटिमेशन क्या होता है, जब हम लीगल लॉज की फॉलो करते हैं, ठीक है, लीगल तरीके से। तो सिविल सोसाइटी में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमाइजेशन होते हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल सोसाइटी में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ कोएरेशन, जो मैं आपको भी बोल रही थी थोड़ी देर पहले। इसमें फोर्स का यूज होता है, और सिविल सोसाइटी में लॉ की तरह, लॉ जो कानून बनाए गए हैं वो उनके हक में बनाए जाते हैं, और उसका पालन करते हैं। और दोनों ही मिल के ये क्या फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन। स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन क्या है, स्टेट, जो मैंने आपको बोला कि स्टेट एस से स्टेट समझ लेना। ठीक है, एस स्टेट इज इक्वल टू सिविल सोसाइटी प्लस पॉलिटिकल सोसाइटी। ठीक है,
और ये दोनों स्टेट क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन। देन कैपिटलिस्ट सोसाइटी डिपेंड किस पे करती है, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी लार्जली डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी फॉर इट्स स्टेबिलिटी। कि जो सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशन कौन से, फैमिली, स्कूल, चर्च, ये जितने ज़्यादा ये पावरफुल होंगे ना, उतने ज़्यादा स्टेट भी पावरफुल होगा, उतना ज़्यादा स्टेट स्टेबल होगा। ठीक है, बेस सुपर स्ट्रक्चर का आएगा, सबको पता है। बात करते हैं हर्बर्ट मार्कस की। तो हर्बर्ट मार्कस जो है वो भी एक नियो मार्क्सिस्ट है, सॉरी नॉन मार्क्सिस्ट नहीं, नियो मार्क्सिस्ट है, अमेरिका के। ये भी इंपॉर्टेंट थिंकर है नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी सिविल सोसाइटी और स्टेट के बीच का डिस्टिंक्शन बताते हैं कि सिविल सोसाइटी और स्टेट में क्या फ़र्क होता है। सिविल सोसाइटी और स्टेट में वो बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट फॉर द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। अगर हमें आज की आधुनिक सोसाइटी को समझना है, आज के समाज को समझना है, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। और ही नोटेड दैट मॉडर्न जो कैपिटलिज्म है उसमें क्या है, मॉडर्न कैपिटलिज्म में जो भी आधुनिक पूंजीवाद आया है, सिविल सोसाइटी हैड इक्लिप्ड द स्टेट, वेयर एज द मॉडर्न कम्युनिज्म, जो मॉडर्न कम्युनिज्म है, द स्टेट हैड इक्लिप्ड सिविल सोसाइटी। अब इसका मतलब क्या है, पहले हम समझते हैं मॉडर्न कैपिटलिज्म वाला। जो सिविल सोसाइटी है, हैड इक्लिप्ड द स्टेट का क्या मतलब है कि सिविल सोसाइटी ने स्टेट को सरपास कर दिया था, मतलब वो स्टेट से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। मतलब जो सिविल सोसाइटी है, ये हमारी सिविल सोसाइटी और ये इससे भी छोटा स्टेट, ठीक है, जब स्टेट से भी ज़्यादा कोई डोमिनेट हो जाए, ठीक है, वो स्टेट्स को ही कंट्रोल करने लग जाए, तो वो सिविल सोसाइटी थी जब मॉडर्न कैपिटलिज्म था। ठीक है, और जब मॉडर्न कम्युनिज्म की शुरुआत हुई तो उस केस में स्टेट पावरफुल हो गया और सिविल सोसाइटी को वो ओवरशैडो करने लगा, ओवर पावर करने लगा इन टर्म्स ऑफ मान सकते हो सिग्निफिकेंस, पावर इन्फ्लुएंस और सिग्निफिकेंस के टर्म्स में। ठीक है, तो स्टेट का सिग्निफिकेंस, स्टेट की पावर, स्टेट का इन्फ्लुएंस सिविल सोसाइटी से ज़्यादा हो गया। और जब कैपिटलिज्म था सिविल सोसाइटी ज़्यादा बड़े लेवल पे थी, बड़े लेवल पे इन द सेंस कि ऊपर थी, ठीक है, उसके सिग्निफिकेंस के टर्म्स में। और लेकिन बाद में बोला कि ओपिगावा में लिखा है ऐसा कि ओपिगावा बोलते हैं कि दोनों का ही इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंस रखना, कि दोनों ही स्वतंत्र रहें एक दूसरे से, दोनों अपनी अपनी पावर अपने अपने तरीके को अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए, वो बहुत ज़रूरी है ताकि सिविल लिबर्टीज़ को मेंटेन किया जा सके। सिविल सोसाइटीज़ में हमारे जैसे NGOs आ जाते हैं, सोशल मूवमेंट्स हो गए या कोई भी कम्युनिटी ग्रुप्स, ये सिविल सोसाइटी का पार्ट होते हैं। और सिविल लिबर्टीज़ क्या होती है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल, आर्टिकल 19 बेसिकली आप राइट टू बियर आर्म्स, रिलीजियस फ्रीडम हो गई हमारी, जितने भी फंडामेंटल राइट्स ज़्यादातर आते हैं, राइट टू गेट फ्री एंड फेयर ट्रायल, ठीक है, अरेस्ट हो रहे हो तो अरेस्ट होने से पहले आपको रीजनेबल वो मिलना चाहिए, रीज़न मिलना चाहिए, तो वो सारी हमारी सिविल लिबर्टीज़ होती है। इन शॉर्ट, अगर हम स्टेट और सिविल सोसाइटी का एक मोटा मोटा समरी लें कि इसका क्या आपस में एक दूसरे से कैसे अलग है, तो हमें बस ये होता है कि इसे स्टेट और सिविल सोसाइटी को अलग अलग रखना इसलिए भी ज़रूरी है, नहीं तो अगर कभी कोई भी अगर एक दूसरे के मामले में ज़्यादा टांग अड़ाने लग जाएगा ना, या कोई भी एक ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो क्या होगा, अथॉरिटेरियनिज्म आ जाएगा। इसलिए अथॉरिटेरियनिज्म को रोकने के लिए कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव ना हो जाए सरकार या स्टेट, तो उसके लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स में जो सिविल सोसाइटी है उसको हम बोल सकते हैं, इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब इंटरमीडिएट एसोसिएशन। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट एसोसिएशन है इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में। ठीक है, इंडिविजुअल ऐसे, इंटरमीडिएट क्या होता है, बीच का, इंडिविजुअल है एक तरफ, मैं एक तरफ स्टेट, और हमारे बीच में एक दूसरे को जो लिंक करके रखता है वो है हमारी सिविल सोसाइटी। ठीक है, और इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हमें मिली कि हाँ भाई, आप एक साथ जुड़ के कम्युनिटी बना सकते हो, एक कम्युनिटी ग्रुप बना सकते हो, एक NGO बना सकते हो, एक सोशल मूवमेंट की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन थी अंडर आर्टिकल 19। ये मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, लेकिन ये वैसे जनरल कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, तो इसलिए क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन था, हम एक साथ जुड़ के एक संगठन बना सकते थे, तो इसलिए ही क्या हुआ, सिविल सोसाइटी की शुरुआती, वो इसका प्रोडक्ट है। मतलब कारण क्या है ये कि हम फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और इफेक्ट क्या है इसका, सिविल सोसाइटी। सिंपल, इट इज़ अ बेड रॉक ऑफ सिविल लिबर्टीज़। सिविल लिबर्टीज़ है क्योंकि सिविल सोसाइटी है, ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं होती। इट इज़ अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, वो इंडिविजुअल और स्टेट को जोड़ने का एक तरीका है, और एक शॉक ऑब्जर्वर है इन द इवेंट ऑफ माउंटिंग टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है भाई, कि मतलब अचानक से एकदम आपको डायरेक्ट शॉक ना लगे, तो बीच में आधा शॉक कोई और खा लेता है,
ठीक है, तो वो होते हैं शॉक ऑब्जर्वर्स। तो इंडिविजुअल स्टेट के बीच में जब ज़्यादा टेंशन बढ़ने लग जाती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब हमें कोई स्टेट की कोई लॉ ऐसा आ गया कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, सारे धरने पर उतर आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं या सिविल सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होते हैं या सिविल सोसाइटी की जो कम्युनिटीज़ होती हैं, वो एक ऐसा उस टाइम पे शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है। बेसिकली शॉक ऑब्जर्वर का कैसे काम करती है, मिटिगेशन के थ्रू, ठीक है, मिटिगेशंस करवा के, आपस में समझौते करवा के, ठीक है, एनजीओ जो होते हैं हमारे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, एडवोकेसी ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि कोई भी जो एकदम ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया तो और ये सिविल लिबर्टीज़ के एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं स्टेट एंड गवर्नमेंट का क्या अंतर है, कि सरकार और राज्य में क्या अंतर है। गवर्नमेंट जो है, ये शायद मैंने आपको यूनिट 1 में भी कराया था कि जो गवर्नमेंट है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है स्टेट का, क्योंकि स्टेट एक आइडिया है, ठीक है, स्टेट एक हमारा स्ट्रक्चर है, और स्टेट को चलाता कौन है, गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, स्टेट को। जैसे इंडिया इज अ स्टेट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है सारी अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है स्टेट के बिहाफ पे, ठीक है, स्टेट के बिना पे गवर्नमेंट, सरकार जो है चलाती है राज्य को। ये तो बहुत इजी है, ठीक है, सबको पता ही होगा। स्टेट और गवर्नमेंट जो है अलग अलग वर्ड्स है, एक आप एक नहीं सोच सकते, क्योंकि स्टेट जो है, जैसे मान लो स्टेट जो है डेमोक्रेटिक स्टेट है इंडिया, ठीक है, तो वो डेमोक्रेटिक स्टेट ही रहेगा, सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन स्टेट तो डेमोक्रेटिक ही रहेगा ना, वैसा, ठीक है, तो इसलिए हम स्टेट और गवर्नमेंट को अलग अलग मानते हैं। फिर उसके बाद स्टेट रिप्रेजेंट अ वाइडर एंड मोर स्टेबल एंटिटी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्टेट हमेशा रहेगा, डेमोक्रेटिक स्टेट है तो हो सकता कि स्टेट हमेशा डेमोक्रेटिक ही रहेगा। इंडिया का एग्जांपल अगर मैं दूं, ऐसा हो सकता है कि हाँ बहुत भाई हिटलर जैसा कोई बाद में आ गया तो वो उसने डेमोक्रेसी खत्म कर दी, पर फॉर द टाइम बिंग एक बहुत लंबे समय के लिए क्या होता है, राज्य सेम ही रहता है। तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, बहुत स्टेबल होता है, लेकिन जो सरकार है वो स्टेबल थोड़ी होती है, वो तो हर 5 साल में बदलती है, या अगर ज़्यादा खराब करेंगे तो 2-3 साल में भी हम इलेक्शन करा के बदल सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन से सरकार को गिरा सकते हैं। वैसे आर एम मैक्लेवर अपने बुक द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि बहुत जो क्लेवर है, जो हमारी क्लेवर लोमड़ी है, उसने अपना एक जाल बुना, द वेब बुना, तो वेब ऑफ गवर्नमेंट मैंने आपको बुक याद कराई थी पहले के लेक्चर्स में भी। व्हेन वी स्पीक ऑफ द स्टेट वी मीन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम स्टेट की बात करते हैं, हम एक राज्य की, जब हम राज्य की बात कर रहे हैं, एक संगठन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सरकार जो है, सो गवर्नमेंट जो है एक सिर्फ एक ऑर्गन है, ठीक है, स्टेट हमारा शरीर और उसका एक अंग है सरकार। ये बहुत अच्छा एनालॉजी है जो मैक्लेवर ने दिया था। हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक फोकस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक ऐसी एजेंसी होती है जो पॉलिसीज बनाती है, ठीक है, और पॉलिसी तो स्टेट की हो गई लेकिन उसको एक्शन में लाना सरकार का काम है। ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ा होता है और ऑर्गन छोटी होती है, मतलब अंग है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा, संगठन है, संगठन का एक अंग वो उसका छोटा हिस्सा हो गया। द स्टेट इज ग्रेटर एंड मोर इंक्लूसिव देन द गवर्नमेंट। तो स्टेट, अगर स्टेट आप मान लो, आप हमेशा स्टेट को बड़े सर्कल में रखोगे कि स्टेट ये है और सरकार उसका पार्ट है, ठीक है, वो एक उसका इंक्लूसिव पार्ट है। स्टेट एक ज़्यादा ग्रेटर और इंक्लूसिव है, ठीक है, वो सबको इन्वॉल्व करके रखता है। और गवर्नमेंट तो अपोजिशन गवर्नमेंट भी होती है, तो गवर्नमेंट 2-3 भी हो सकती है, ठीक है। अ स्टेट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और लॉज होते हैं, क्योंकि लॉज सरकार नहीं बनाती ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो सरकार ने नहीं बनाया, वो तो पहले जो बन गया शुरू में वो हो गया, अब उसका पालन कौन कर रहा है, सरकार कर रही है। और गवर्नमेंट क्या है, अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गवर्नमेंट क्या है भाई, नागरिकों से बनाई गई, ठीक है, जो नागरिकों ने बनाई, वो बॉडी ऑफ सिटीजन है गवर्नमेंट। और द स्टेट क्या है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज है, ठीक है। तो एक होल पूरा का पूरा जो होल स्ट्रक्चर है वो स्टेट है, पूरा एक स्ट्रक्चर स्टेट है, मतलब एक बॉडी स्टेट है, और ऑर्गन्स उसका एक अंग गवर्नमेंट है। तो जब तक स्टेट अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखेगी, तब तक गवर्नमेंट जो है वो बनती रहेगी, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बनेंगी भी, डिसॉल्व भी होंगी ऑब्वियसली, ठीक है, एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिना किसी स्टेट के करेक्टर को अफेक्ट किए। जैसे मैंने आपको बोला कि डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो डेमोक्रेसी बनी रहेगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, और आज 36 आएंगी 36 जाएंगी, ऐसे वाले, ठीक है। लेकिन कभी मान लो स्टेट ऐसा हुआ कि स्टेट को ना किसी एलियन पावर ने, एलियन मतलब ऐसे नहीं कि जादू आएगा ऊपर से, एलियन मतलब किसी बाहर की पावर ने स्टेट को हटा लिया। जैसे इंडिया है, इंडिया पे आगे चल के चाइना या अमेरिका का कब्जा हो गया, अनलकीली, होना नहीं चाहिए, वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन हम पे हाथ ला दिया। या फिर अपने पुराना एग्जाम्पल है ब्रिटिशर्स का, जब वो आए थे,
ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो जो गवर्नमेंट होगी, वहाँ की जो सरकार होगी, वो सस्पेंड हो जाएगी। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, सरकार को एक ऑबिडेंस चाहिए है, स्टेट को लॉयलिटी चाहिए होती है, गवर्नमेंट जो है अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे सब मतलब ऐसे बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, और तो कुछ नहीं कि गवर्नमेंट अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, एफिशिएंट हो सकती है, इनएफिशिएंट हो सकती है, लेकिन जो हमारा राज्य है वो हमेशा एक ग्रेट रहेगा, नेशनल ग्रेटनेस को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हमारा राज्य महान है, चाहे सरकारें गंदी हो या अच्छी हो। मतलब बोलते हैं ना कि भारत महान है, ठीक है, फिर सरकार कैसी भी हो वैसा। ठीक है, सो ये हो गया। और बाकी इसमें कुछ है नहीं, आई सच पता, खुद भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, ओवरव्यू मैंने दे दिया है। अगर और आपको अगर बुक खोलने का मन नहीं है, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना बुक्स पढ़ना बहुत बोरिंग होता है अपने आप में, इसलिए आप वीडियो देखने आए हो। तो क्या कि मैम अपने आप ही पढ़ना होता है तो हम आप वीडियो क्यों खोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, आप वीडियो पॉज कर लो, 4-5 लाइन यहाँ पढ़ के देख लो, ये जो भी जितना भी एक पैराग्राफ है बहुत ईजी लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे इतना लंबा वीडियो हो गया, और यहाँ पे ये लिख सकते हो, मतलब आपके आंसर के लिए सफिशियंट है। अगर कोई ग्रेजुएशन का बच्चा दिख रहा है, प्रोटेक्टर एंड प्रमोटर ऑफ आवर कॉमन इंटरेस्ट क्या है, स्टेट हमारे कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है। आंसर के लिए तो चाहिए होगा, वैसे एमसीक्यू या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये सब आता नहीं है, बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट क्या है, इट क्रिएट्स एन परफेक्ट इमेज या इमेज ऑफ द परफेक्ट स्टेट। ठीक है, कौन सी थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पे, आइडियलिस्टिक थ्योरी। ठीक है, आइडियलिस्टिक कौन होता है, जो सब सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। ठीक है, वो आदर्शवाद होता है शायद। ओके, सो आदर्शवादी लोग हैं तो हमेशा आदर्शवादी बातें करेंगे कि परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। हीगल जो है इलोलाइज द इलोजाइज द स्टेट। तो ये लिखा जैसे कि, तो इलोजाइज का मतलब होता है कि प्रशंसा करना, तो स्टेट को वो बहुत फेवर करता है, उसकी बहुत तारीफ करता है हीगल, स्पेशली नेशन स्टेट की। ठीक है, स्टेट में भी कौन सा, नेशन स्टेट। अब ये भी हम समझेंगे, जैसे मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो बोलते हैं स्टेट को मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ है, मतलब क्योंकि धरती पर भगवान नहीं है तो भगवान ने स्टेट को बना दिया है, राज्य को बना दिया है, और वही हम सबकी देखभाल करेगा, वही हमें प्रोटेक्ट करेगा, वही हमें सही राह पे चलना सिखाएगा। ठीक है, तो और इसमें इसमें क्या किया हीगल ने, कंप्लीट सबऑर्डिनेशन ऑफ मैन, ठीक है, टू द अथॉरिटी एंड कमांड ऑफ द स्टेट, विदाउट इंश्योरिंग वेदर द एक्चुअल गवर्नमेंट विच मेक्स सच डिमांड्स conforms to the image of ideal state or not। फिर हम ये नहीं सोचते कि जो भाई जो हम सरकार बना रहे हैं स्टेट के अंदर, वो एक आइडियल स्टेट को चलाने के लिए सक्षम है कि नहीं, वो तो हम देखते नहीं है। ठीक है, तो ऐसा, तो आप इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी, कल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको पढ़ना सिखा रही हूँ, पढ़ना कैसे है। मार्क्सिस्ट थ्योरी में क्या चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है एजेंसी ऑफ द स्टेट है। लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी जो बोलती है कि जो स्टेट है वो है प्रोडक्ट ऑफ अ विल ऑफ द सोसाइटी, मतलब हमारी सोसाइटी की इच्छाओं का पालन करो, और वही स्टेट का काम है कि वही स्टेट का काम है, या फिर क्योंकि आप बोल सकते हो कि सोसाइटी की इच्छा नहीं होती तो स्टेट बनता भी नहीं, ऐसा लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी बोलती है। तो क्योंकि हमने अपनी इच्छा से राज्य का निर्माण किया है, तो इसलिए स्टेट का कर्तव्य बनता है कि हमारे बातों को माने। ठीक है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्वियसली स्टेट होगा तो स्टेट हमारे अगर कुछ भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको रिजॉल्व कराएगा, कॉमन इंटरेस्ट को सिक्योर करेगा। एक सरकार को बनाने का दायित्व भी स्टेट के पास है कि हम फ्री चॉइस के बेसिस पे स्टेट के लिए गवर्नमेंट बना सकते हैं, राइट। और ये हो गया, बाकी मैंने आपको स्टेट का मोटा मोटा डिफरेंस बता ही दिया। मार्क्सिस्ट थ्योरी में क्या है, ये गवर्नमेंट जो है स्टेट की एक एजेंसी है। ठीक है, जैसे एजेंसीज हायर करते हैं हम अपने काम के लिए, वैसे सरकार को हायर किया है राज्य ने। ठीक है, इम्परफेक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू द स्टेट इटसेल्फ, और राज्य जो है इम्परफेक्ट होते हैं लेकिन स्टेट जो है परफेक्ट होता है। ठीक है, डोमिनेंट है, डिपेंडेंट क्लासेस थी, कार्ल मार्क्स ने 2 क्लासेस थी, एक बुर्जुआजी से एक प्रोलेटरिएट, तो उसमें से हैव्स और हैव नॉट्स। तो एक ऐसे थे जो उनको डोमिनेट करते थे, और एक ऐसे थे जो उन पे डिपेंडेंट थे, जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था। एनी गवर्नमेंट इज बाउंड टू सर्व एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डोमिनेंट क्लास। और कार्ल मार्क्स ने ऐसा बोला कि कोई भी सरकार बना लो, वो हमेशा देखना तुम डोमिनेंट क्लास को ही सपोर्ट करती है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है ना उसी को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट भी। ठीक है, मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है इसलिए स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास एक्सप्लॉयटेशन बोलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि स्टेट को क्या बोला है मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने या मार्क्सिस्ट थ्योरी ने, कि स्टेट एक ऐसा है जो एक्सप्लॉयटेशन करता है, क्लास एक्सप्लॉयटेशन करता है। क्यों क्लास एक्सप्लॉयटेशन करता है, क्योंकि जो सरकार बनाई है वो भी तो डोमिनेंट क्लास को, बुर्जुआजी को ही सपोर्ट कर रही है ना। एंड एडवोकेट्स ट्रांसफॉर्मेशन, और एडवोकेट मतलब ये नहीं कि जो LLB की तैयारी करके एडवोकेट बनते हैं, एडवोकेट का मतलब होता है फेवर करना, ठीक है, सपोर्ट करना। तो क्या करता है भाई, क्या सपोर्ट करते हैं मार्क्स बोलते हैं कि
कार्ल मार्क्स या मार्क्सिस्ट थ्योरी ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करती है कि इस क्लास एक्सप्लॉयटेशन से छुटकारा मिले, इस ऐसी सरकार से छुटकारा मिले जो कि डोमिनेंट क्लास को सपोर्ट कर रही है, और हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। हमें स्टेट से मतलब छुटकारा चाहिए बेसिकली, ताकि हम एक ऐसी अथॉरिटी रिस्टोर कर सके और एक ऐसी क्लासलेस सोसाइटी बना सके, मतलब जहाँ पे कोई क्लासेस ना हो। ये जो दो क्लासेस है ना, डोमिनेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, ऐसे कुछ ना हो, सब एक ही क्लास के हों और सब मिलजुल कर रहते हों। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट एंड नेशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टेट और नेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसा है ना कि हमने स्टेट और सोसाइटी का मतलब समझा, स्टेट और सिविल सोसाइटी के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर स्टेट और गवर्नमेंट के बीच क्या क्या डिफरेंस है। अभी आपका दिमाग इससे ज़्यादा और नहीं ले पाएगा, ठीक है? और ये मैं देखो आपको लैपटॉप भी बार बार ऐसा देखना, कुछ भी चल रहा है, मतलब कुछ भी पेन टैब नहीं है तो इसमें आगे पीछे हो रही है सारी चीज़ें। हाँ, सो बस ये वाला जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, स्टेट और नेशन का डिफरेंस क्या है, और इसके आगे ये यूनिट 6 हम खत्म करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें फिर आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट, राइज एंड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। तो जो हम स्टेट और नेशन का डिफरेंस समझ लेंगे, तो उसी के साथ साथ फिर ये राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट कैसे हो वो भी समझ आ जाएगा। वरना अगर आज मैं आपको नेशन स्टेट करा दूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये कराऊँ, फिर जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा उसको फिर बिल्कुल समझ नहीं आएगा, फिर उसको सिविल सोसाइटी भी देखना पड़ेगा। तो एक फ्लो मेंटेन रहे, तो हम स्टेट एंड नेशन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, डिफरेंस क्या है, नेशन स्टेट क्या होता है और उसका शुरुआत कैसे हुई। तो एक कहानी से पढ़ेंगे सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डू लाइक, share and subscribe the channel। आज मैं तो लिख भी नहीं पा रही हूँ सही से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।